11 मई 2026 सुबह के 7 बज रहे थे। दिल्ली में चाय की दुकानें खुल रही थीं, मुंबई में लोकल ट्रेनें भर रही थीं, लखनऊ में कोई अखबार पलट रहा था, पटना में कोई बच्चा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। एक आम भारतीय सुबह। लेकिन उसी सुबह हजारों किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में एक ऐसी आग जल रही थी जिसकी लपटें उस चाय की दुकान तक, उस लोकल ट्रेन तक, उस बच्चे की थाली तक पहुंचने वाली थी। और उस दिन शाम को भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा जो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं कहा था। उन्होंने देश से विनती की, और उस विनती के पीछे जो कहानी थी, वो कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी। वो कहानी थी दशकों की गलतियों की, नेताओं के वादों की, हमारी अपनी आदतों की, और एक ऐसे सच की जिसे हमने हमेशा नजरअंदाज किया। आज वो सच सामने खड़ा था। पहले समझते हैं संकट शुरू कहां से हुआ। ईरान और अमेरिका, दो ताकतें, दो अहंकार, और बीच में दुनिया का सबसे जरूरी रास्ता, होर्मुज की खाड़ी। ये नाम शायद आपने पहले नहीं सुना, लेकिन ये वो जगह है जहां से दुनिया की सांसें चलती हैं। हर रोज दुनिया का लगभग 20% तेल इसी पतली सी खाड़ी से गुजरता है। कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, बस 33 किलोमीटर। और जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो यही 33 किलोमीटर दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन गया। तेल के टैंकर रुकने लगे, शिपिंग कंपनियां डर गईं, बीमा कंपनियों ने कवर देने से मना कर दिया, और एक झटके में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से उछलकर $126 प्रति बैरल पहुंच गई। $126। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो नंबर है जो हर भारतीय की जेब से पैसे निकालता है, हर ट्रक का किराया बढ़ाता है, हर सब्जी का दाम बढ़ाता है, हर एलपीजी सिलेंडर को महंगा करता है, हर उस इंसान को चोट पहुंचाता है जो सोचता है कि दुनिया में जो हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस देश में करोड़ों लोग यही सोचते हैं, अरे भाई, ईरान अमेरिका लड़ रहे हैं, मुझे क्या, मैं तो यहां बैठा हूं। ये सोच इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, गैस जलाते हैं, चाय बनाते हैं, वो गैस कहां से आई? ऑटो पकड़ते हैं, वो पेट्रोल कहां से आया? घर में जो बल्ब जला है, वो बिजली बनाने के लिए जो ईंधन जला, वो कहां से आया? भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है। 85%, यानी हर 100 लीटर तेल में से 85 लीटर किसी और देश की धरती से निकला हुआ है, और उस तेल का लगभग आधा हिस्सा आता है उसी होर्मुज की खाड़ी से जो अभी जल रही है। इसका मतलब समझिए, भारत की रसोई, भारत की फैक्ट्रियां, भारत के ट्रक, भारत की खेती, इन सब की नब्ज एक ऐसी जगह पकड़ी हुई है जहां भारत का कोई नियंत्रण नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर दो देश लड़ते हैं, और यहां आपके घर में महंगाई आती है। ये देश दुनिया का कनेक्शन है, ये ग्लोबलाइजेशन का असली चेहरा है। और अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि दुनिया में होने वाली घटनाओं से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप अंधेरे में हैं, एक ऐसे अंधेरे में जो आने वाले दिनों में और गहरा होने वाला है। अब बात करते हैं उस शाम की। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, माइक्रोफोन उनके सामने था, देश उन्हें सुन रहा था, और उन्होंने कहा, देशवासियों, देशभक्ति सिर्फ सरहद पर जान देने में नहीं होती। आज के दौर में देशभक्ति का मतलब है जिम्मेदारी से जीना, अपने रोज के फैसलों में देश को याद रखना। यह सुनकर कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने सोचा अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम लोगों ने समझा कि यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक साइलेंट इमरजेंसी था। एक प्रधानमंत्री जब देश की जनता से ये मांगे कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, गाड़ी कम चलाओ, तो इसका मतलब है कि स्थिति उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जितना वो बता रहे हैं। उनकी 7 अपीलें थीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, जहां जरूरी ना हो वहां ट्रैवल मत करो, विदेश यात्राएं कम करो, डेस्टिनेशन वेडिंग्स रोक दो, सोना कम खरीदो, खाने का तेल बचाओ, और किसानों से यूरिया कम इस्तेमाल करने की अपील। ये अपीलें सुनने में सरल लगती हैं, लेकिन हर एक अपील के पीछे एक गहरी, डरावनी हकीकत छुपी हुई थी। पहले बात करते हैं सोने की। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला कंट्री है, सिर्फ चीन हमसे आगे है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत ने $72 बिलियन का सोना खरीदा। तुलना कीजिए आप, इसरो का सालाना बजट लगभग $1.6 बिलियन है,
डीआरडीओ का बजट लगभग $3 बिलियन। आईआईटी जैसे तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुल बजट कुछ हजार करोड़ ही होंगे, और हम सोने पर खर्च कर देते हैं $72 बिलियन। यानी जितने पैसों में हम गहने खरीदते हैं, उतने पैसों में हम इसरो जैसी 45 संस्थाएं खड़ी कर सकते थे। लेकिन वो सोना तिजोरी में बंद है और उसे खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। और जब डॉलर बाहर जाता है तो रुपया कमजोर होता है, और जब रुपया कमजोर होता है तो तेल और महंगा हो जाता है, और जब तेल महंगा होता है तो सब्जी महंगी, दवाई महंगी, स्कूल बस का किराया महंगा। ये एक चक्र है। ये एक ऐसा चक्र है जहां हमारी छोटी फाइनेंशियल आदतें भी पूरे देश की इकोनॉमी पर असर डालती हैं। ये सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सच है। अब विदेश यात्रा को ही देखिए। 2025 में 3,27,00,000 भारतीयों ने विदेश यात्रा की, और इस यात्रा में उन्होंने खर्च किए $31.7 बिलियन। ये पैसा दुबई के मॉल्स में गया, बैंकॉक के होटल्स में गया, लंदन की रेस्टोरेंट्स में गया, भारत में नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, आज विदेश यात्रा पर खर्च होने वाला पैसा एजुकेशन पर होने वाले खर्च से भी आगे निकल चुका है। हम पढ़ाई से ज्यादा घूमने पर खर्च कर रहे हैं, और ये खर्च देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को खोखला कर रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये वो पैसा है जो आरबीआई अपने पास रखती है। इसी से रुपया संभाला जाता है, इसी से इंपोर्ट होता है। यही देश के संकट में काम आता है। फरवरी 2026 में ये रिजर्व्स थे $728.5 बिलियन, और 1 मई 2026 तक ये गिरकर हो गए $690.69 बिलियन। यानी सिर्फ 2 महीने में $37 बिलियन से ज्यादा स्वाहा। और आईएमएफ ने चेतावनी दी है, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 2026 में $84 बिलियन तक पहुंच सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब देश जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च कर रहा है। ये किसी घर की तरह है जहां तनख्वाह से ज्यादा उधार चल रहा हो। लेकिन ये संकट अचानक से नहीं आया, ये दशकों की लापरवाही का नतीजा है, और इसके जिम्मेदार सब हैं, हर सरकार, हर पार्टी, और कहीं ना कहीं हम और आप भी। तो चलिए हिसाब करते हैं एक एक करके। पहले बात करते हैं उन सरकारों की जो 1947 से 1990 तक रहीं। आजादी के बाद भारत के पास मौका था, एक नई शुरुआत का मौका। तब के नेताओं ने सोचा भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। यह सोच सही थी, लेकिन तरीका गलत हो गया। तेल की खोज में निवेश नहीं हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी का कोई विजन नहीं था। ओएनजीसी बनी, लेकिन उसे इतना कम फंड मिला कि वो कभी उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंची जितनी पहुंच सकती थी। और सबसे बड़ी गलती, लाइसेंस राज। जिस देश में हर छोटे काम के लिए सरकारी इजाजत चाहिए, उस देश में प्राइवेट सेक्टर कभी एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं बढ़ सका। दशकों तक तेल के लिए खोज हुई नहीं, और जो हुई उसमें पैसे डाले नहीं गए। नतीजा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी। फिर आए 1990 के बाद के दौर। लिबरलाइजेशन हुआ, अर्थव्यवस्था खुली, विदेशी कंपनियां आई, जीडीपी बढ़ने लगी। लेकिन एनर्जी पॉलिसी वहीं की वहीं रही। जब देश की जीडीपी बढ़ रही थी, तब सोचना चाहिए था कि तेल की निर्भरता कम करनी है, सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करना है, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनाना है। लेकिन तब की सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोalition सरकारें, किसी ने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि एनर्जी इंडिपेंडेंस से वोट नहीं मिलते, लेकिन मुफ्त बिजली देने से मिलते हैं। और यहां शुरू होती है असली कहानी, फ्रीबीज। ये शब्द सुनने में बहुत प्यारा लगता है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस, हर महीने सीधे खाते में पैसे। लेकिन ये पैसा आता कहां से है? आपकी जेब से, आपके टैक्सेस से। और जो पैसा इन फ्रीबीज में जाता है, वो पैसा कहां नहीं जाता, ये जानना जरूरी है। जरा आंकड़े देखते जाइए। महाराष्ट्र, बीजेपी शिवसेना सरकार के मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना पर ही सालाना लगभग 46,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तमिलनाडु, डीएमके और उससे पहले एआईएडीएमके सरकारों की मुफ्त टीवी योजना, मुफ्त मिक्सर ग्राइंडर योजना, मुफ्त साड़ी, मुफ्त धोती, ये सब मिलाकर पिछले 2 दशकों में हजारों करोड़ खर्च हुए। और उसी राज्य में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। दिल्ली, आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना, मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त पानी योजना हर साल 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ सरकारी खजाने पर डालती थी।
और अब जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो इन योजनाओं को पूरी तरह बंद भी नहीं किया गया। कई सब्सिडीज जारी रहीं और कुछ वेलफेयर स्कीम्स को आगे भी बढ़ाया गया। और ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। देश भर में ऐसी दर्जनों फ्रीबी स्कीम्स चल रही हैं जहां टैक्स पेयर्स का पैसा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी इंडिपेंडेंस की जगह शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स में खर्च हो रहा है। इसरो का सालाना बजट 2024 से 25 में था लगभग 13,042 करोड़ रुपए। डीआरडीओ का बजट लगभग 23,855 करोड़ रुपए, यानी इसरो और डीआरडीओ दोनों को मिलाकर लगभग 37,000 करोड़ रुपए। और सिर्फ महाराष्ट्र की फ्रीबी स्कीम्स हर साल 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थीं। यानी सिर्फ एक राज्य की मुफ्त योजनाएं इन संस्थानों के पूरे सालाना बजट से ज्यादा हैं। जरा सोचिए, अगर वो पैसा इसरो को मिलता, अगर वो पैसा सोलर एनर्जी रिसर्च में जाता, अगर वो पैसा भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने में लगता, तब शायद आज एक विदेशी युद्ध हमें इतना नहीं हिला पाता। लेकिन ये सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है, हम यानी जनता भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उन्हें चुनते हैं जो मुफ्त देते हैं। हम उन्हें नहीं चुनते जो बेहतर सड़क बनाते हैं, बेहतर स्कूल बनाते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। एक नेता जो कहे मैं अगले 10 साल में भारत को तेल से आजाद कर दूंगा, उसे वोट नहीं मिलेंगे। और एक नेता जो कहे मैं 10,000 रुपए दूंगा, उसे लाखों वोट मिलेंगे। यही वो जाल है जिसमें हम खुद फंसे हैं। और इसी जाल का नतीजा है कि आज जब दुनिया में युद्ध होता है तो भारत का प्रधानमंत्री देश से विनती करता है कि सोना मत खरीदो। अब बात करते हैं उस इंसान की जो सुबह 5 बजे उठता है, जिसके घर में एक पुरानी हीरो स्प्लेंडर खड़ी है, जिसकी पत्नी रोज एलपीजी पर खाना बनाती है, जिसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जिसकी तनख्वाह 18,000 रुपए महीना है। उसे क्या फर्क पड़ता है ईरान अमेरिका युद्ध से? सुनिए। पहला असर, पेट्रोल। जब क्रूड ऑयल $126 प्रति बैरल पर पहुंचता है तो भारत सरकार पर दबाव बढ़ता है। या तो सरकार सब्सिडाइज करे जिससे सरकारी खजाना खाली हो, या दाम बढ़ाए जिससे जनता की जेब खाली हो। दोनों तरफ नुकसान आम आदमी का। छोटा लगता है, लेकिन 400 रुपए महीना मतलब 4,800 रुपए साल। उसके लिए ये बच्चे की किताबें हैं, 1 महीने की सब्जी है। दूसरा असर, सब्जी, दाल, चावल। हर वो चीज जो खेत से आपकी थाली तक आती है उसमें ट्रांसपोर्ट लगता है, ट्रक लगते हैं, ट्रक में डीजल लगता है। डीजल महंगा, ट्रक का किराया महंगा, सब्जी महंगी। ये चेन रिएक्शन है। टमाटर 40 रुपए किलो से 70 हो जाता है, प्याज 30 से 60, दाल 100 से 140, और उस 18,000 रुपए वाले की थाली धीरे धीरे पतली होने लगती है। तीसरा असर, एलपीजी। भारत अपना लगभग सारा एलपीजी उसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से मंगाता है जो अभी युद्ध की आग में है। एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ता है। 900 रुपए का सिलेंडर 1,100 हो जाता है। उस घर की औरत जो पहले से बजट में रहती थी अब एक सिलेंडर को और खींचने की कोशिश करती है, कम आंच पर पकाती है। यही है युद्ध का असर एक आम भारतीय घर पर। चौथा असर, नौकरी। जब महंगाई बढ़ती है तो लोग खर्च कम करते हैं। जब लोग खर्च कम करते हैं तो दुकानों पर ग्राहक कम आते हैं। जब ग्राहक कम आते हैं तो छोटे कारोबारी नुकसान में जाते हैं। जब कारोबारी नुकसान में जाते हैं तो वो अपने कर्मचारियों को निकालते हैं। ये वो इंसान है जो किसी मॉल में काम करता है, किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, किसी छोटी फैक्ट्री में काम करता है। एक विदेशी युद्ध उसकी नौकरी खा जाता है और लोग अभी भी सोचते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है। पांचवां असर, रुपया। जब डॉलर मजबूत होता है तो रुपया की कीमत गिरने लगती है। आज रुपया अपने ऑल टाइम लो के करीब है। इसका मतलब वो दवाई जो विदेश से आती है महंगी, वो मशीन जो फैक्ट्री में लगती है महंगी, वो फर्टिलाइजर जो किसान खरीदता है महंगा। यानी डॉलर मजबूत हो या युद्ध बढ़े, सबसे पहले महंगी होती हैं वो चीजें जो भारत बाहर से खरीदता है। और भारत दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टिंग देशों में से एक है, क्योंकि आज भी हम अपनी कई जरूरतों के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर हैं। यह सुनकर मन में एक सवाल आता है, क्या सिर्फ भारत ही संकट में है? नहीं, लेकिन जो फर्क है वो जानना बहुत जरूरी है। दुनिया देख रही है, दुनिया सोच रही है और दुनिया कुछ कर रही है। चीन को लीजिए।
चीन ने 2015 में ही तय कर लिया था हम 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे, और उसके लिए उन्होंने जो किया वो दुनिया को हैरान कर देता है। आज दुनिया की 60% से ज्यादा सोलर पैनल्स चीन में बनती हैं। दुनिया की 70% इलेक्ट्रिक बैटरीज चीन में बनती हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चीन की सड़कों पर चलते हैं। चीन ने तेल की जरूरत कम नहीं की, उसने तेल की जगह एक नई टेक्नोलॉजी खड़ी कर दी। और आज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तो चीन उतना नहीं कांप रहा जितना हम कांप रहे हैं। अब जापान को देखिए। जापान के पास भी खुद का तेल नहीं है, वो भारत से भी ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। लेकिन जापान ने दशकों पहले एक फैसला किया। उन्होंने कहा हम तेल पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी में इतना इन्वेस्ट किया कि 2011 के फुकुशिमा हादसे से पहले उनकी 30% बिजली न्यूक्लियर से आती थी। उन्होंने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स में इतना रिसर्च किया कि टोयोटा और होंडा दुनिया की सबसे फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां बनाने लगे। जापान के लोगों ने खुद बिना किसी सरकारी अपील के अपनी आदतें बदली। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं इसलिए नहीं कि पीएम ने कहा, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता है ये उनके देश के लिए सही है। और भारत, हमारे पास संसाधनों की कमी कभी नहीं रही। धूप भी है, हवा भी है और विशाल समुद्री तट भी जो रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा स्रोत बन सकते हैं। कमी अगर किसी चीज की है तो वो दूर तक सोचने वाली लॉन्ग टर्म विजन की है। लेकिन एक बड़ी गलती हम हमेशा करते हैं। हम मान लेते हैं कि देश बदलना सिर्फ सरकार का काम है, लेकिन सच उससे कहीं बड़ा है। 1973 में जब जापान में ऑयल क्राइसिस आया तो वहां के लोगों ने खुद बदलाव किया। गाड़ियां कम चलाई, साइकिल अपनाई, हीटर बंद किए। किसी कानून के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगा देश का संकट मेरा संकट है। यही सोच जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों को आगे ले गई। और भारत में भी एक चीज बेहद मायने रखती है, इंडियन प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना। वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं है, उसके पीछे पूरा इकोनॉमिक्स छिपा है। जब आप बिना सोचे हर छोटी चीज विदेशी ब्रांड से खरीदते हैं तो उसका फायदा बाहर की इकोनॉमी को मिलता है। लेकिन जब आप भारत में बनी चीजें खरीदते हैं तो वही पैसा देश के अंदर घूमता है। वही पैसा किसी वर्कर की सैलरी बनता है, किसी छोटे व्यापारी की दुकान चलाता है, किसी फैक्ट्री में नई मशीन लगवाता है। क्योंकि देश की इकोनॉमी सिर्फ बड़े उद्योगपतियों से नहीं चलती, करोड़ों आम लोगों के रोज के छोटे फैसलों से चलती है। लेकिन जिम्मेदारी सिर्फ जनता की नहीं होती। अगर जनता से कहा जाए कि फ्यूल बचाइए, कम गाड़ियां चलाइए, जिम्मेदारी निभाइए, तो क्या वही सोच हर स्तर पर नहीं दिखनी चाहिए? नेताओं को भी जवाब देना होगा। संसद की कैंटीन में सब्सिडीड खाना हो, नेताओं की प्राइवेट जेट यात्राएं हो, सरकारी गाड़ियों का बड़ा फ्लीट हो या गैर जरूरी विज्ञापन पर खर्च, जब देश से बलिदान मांगा जाए तो उसकी शुरुआत नेतृत्व से होनी चाहिए। लेकिन किसी देश की ताकत सिर्फ उसके नेताओं से तय नहीं होती, क्योंकि देश सिर्फ सत्ता के गलियारों से नहीं बनता। देश बनता है करोड़ों आम लोगों के रोज के छोटे फैसलों से। उस चाय वाले से, उस किसान से, उस ऑटो ड्राइवर से, उस माँ से जो रोज बजट में घर चलाती है। आपका हर छोटा फैसला इस देश की इकोनॉमी को छूता है। जब आप इंडियन प्रोडक्ट्स चुनते हैं, किसी की नौकरी बचती है। जब आप फ्यूल बचाते हैं, देश का पैसा बचता है। जब आप जिम्मेदारी से जीते हैं, देश मजबूत होता है। ये संकट सिर्फ एक खतरा नहीं है, ये एक मौका भी है। क्योंकि अगर हम इस बार भी सोचते रहें मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो अगली बार यही संकट और बड़ा होकर लौटेगा। लेकिन अगर हमने इस बार समझा कि हर रसोई, हर गाड़ी, हर छोटा फैसला इस देश की नींव से जुड़ा है, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी नहीं, बल्कि सबसे मजबूत देशों में से एक होगा। इस पूरे संकट ने हमें एक बात याद दिलाई है, दुनिया में लगी आग कभी भी हमारे घर तक पहुंच सकती है। अब सवाल सीधा आपसे है, अगर कल भारत में तेल की कीमतें दोगुनी हो जाएं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो ये भी बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस और बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा जरूर बनिए। ये एक नया चैनल है और आपका सपोर्ट ही इसे आगे ले जाएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।